हेलो गाइस, मैं हूं प्रवीण और मैं आप सबके सामने लेके आया हूं अपने कोर्स के चौथे लेसन में, जिसमें हम क्यू वैल्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली हम अभी तक पढ़ चुके थे गामा रेडिएशन क्या होता है और उसके सिलेक्शन रूल्स के बारे में देख चुके थे, लेकिन अब हम देखने वाले हैं वो है क्यू वैल्यूज़, जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए, हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यू वैल्यूज़ होता क्या है। तो देखिए, क्यू वैल्यू होता है कि जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, समझ में आया, जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है और उस न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी लिबरेट होता है, जो एनर्जी बाहर आता है, उसे हम क्यू वैल्यू कहते हैं। तो देखिए, ये कोई पार्टिकल है, ये कोई न्यूक्लियर दूसरा पार्टिकल है, दैट इज कॉल्ड टारगेट एटम। जब इन दोनों के बीच में कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, तब कोई दो नए प्रोडक्ट बनते हैं, जिसे हम स्मॉल वाई और कैपिटल वाई से डिनोट कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस में, इस न्यूक्लियर रिएक्शन में जब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट हो रहा है, कितना रिलीज हो रहा है, उसे हम क्यू वैल्यूज से डिनोट करते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है, इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। जो सबसे बेसिक और वो होता है उसके काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। तो देखिए, जैसे मेरे पास एक्स एलिमेंट था और इसको कैपिटल एक्स से डिनोट कर रहे थे, ये थे मेरे दोनों रिएक्टेंट और ये थे दोनों प्रोडक्ट। अब हम लोग क्यू वैल्यू को डिफाइन करते हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट है, इसको अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को टी से लिखते हैं, तो हम यूज़ करेंगे कि सफिक्स में उसके उस एलिमेंट के लिए सफिक्स में लिख देंगे, जो जिस एलिमेंट का होगा उसका सफिक्स में उसको डिनोट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दो एलिमेंट प्रोडक्ट में है, तो मेरे पास टी वाई प्लस टी स्मॉल वाई में, और इसके लिए हो गया टी स्मॉल एक्स प्लस टी कैपिटल एक्स। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये मेरा काइनेटिक एनर्जी निकल गया इन टर्म्स, सॉरी, ये हो गया मेरा क्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम इसी क्यू वैल्यू को दूसरे चीज में, यानी रेस्ट मास, जब हम रेस्ट मास बोलते हैं तो रेस्ट मास बोले या रेस्ट मास एनर्जी बोले, दोनों ही सेम होते हैं, उसके टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो देखिए कैसे से रिप्रेजेंट करते हैं। हम जानते हैं कि जो रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं, उसमें हम लोग जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होता है वो रेस्ट मास और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। तो मेरे पास दो थे रिएक्टेंट, एक्स और कैपिटल एक्स, और प्रोडक्ट बने थे स्मॉल वाई एंड कैपिटल वाई। इसके लिए एनर्जी था मेरा E1 है, इसके लिए एनर्जी E2, इसके लिए E3 और इसके लिए E4। तो इसके लिए E4 बना था। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कि जो टोटल एनर्जी होता है वो कंजर्व होता है। तो हम सबसे पहले अगर E1 का लिख रहे हैं, तो E1 के लिए क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी Tx है, उसका रेस्ट मास एनर्जी mx सी स्क्वायर है। सिमिलरली E2 के लिए T कैपिटल X प्लस M कैपिटल X सी वाई, सिमिलरली E3 के लिए लिख दिए और E4 के लिए। और जब इन चारों फॉर्मेट्स को हम इस लास्ट वाले इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो हम पाते हैं, सॉरी, हम पाते हैं ये वाला, यानी mx प्लस एम वाई प्लस एम वाई प्लस एम वाई इंटू सी स्क्वायर। और यहाँ पर ही हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लगाया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी E1 प्लस E2 इज इक्वल टू E3 प्लस E4 को लगाया है और उसके बाद हमें ये मिला है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो Q वैल्यू होता है वो होता है रेस्ट मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस रेस्ट मास ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, अब हम इसी Q वैल्यू को एक और तीसरे फॉर्म में लिख सकते हैं और वो होता है बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में। तो जब हम इसे बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में लिखते हैं, तो मेरा आता है काइनेटिक इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो हम पाते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, यानी मेरे पास जो क्यू वैल्यूज था वो उसको हम तीन टर्म्स में लिखते हैं। एक होता है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, दूसरा होता है रेस्ट मास के टर्म में, और तीसरा होता है बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देखिए, क्यू वैल्यूज के बारे में दो तीन कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है कि अगर Q वैल्यू ग्रेटर है 0 से, तो रिएक्शन जो होगा वो मेरा एक्सोथर्मिक होने वाला है, या एक दूसरा नाम है उसका एक्सोअर्जिक। हम क्या बोले कि अगर Q वैल्यू ग्रेटर है 0 से, वो है एक्सोथर्मिक या एक्सोअर्जिक। एक्सोथर्मिक मतलब क्या है कि उसमें एनर्जी रिलीज होता है, और सिमिलरली जस्ट इसके ओपोजिट बोलना चाहिए, अगर Q वैल्यू लेस देन 0 है तो रिएक्शन मेरा इंडोथर्मिक हो, यानी आप उस न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी को एब्जॉर्ब होता है। क्लियर है।
तो देखिए कुछ बातें हैं जो आपको याद रखने वाली है कि अगर कोई पार्टिकल x रेस्ट में है एंड इट इज बीइंग डीके इनटू सेवरल अदर पार्टिकल्स, अगर कोई पार्टिकल x है, अगर वो डीके हो गया दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल A, B एंड C में, तो इसमें ये रिएक्शन तभी पॉसिबल हो सकता है जब Q वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी रिएक्शन मेरा एक्सोथर्मिक होता है। ये कभी इंडोथर्मिक में हो ही नहीं सकते कि कोई पार्टिकल अपने आप डीके हो गया। ओके, फिर देखिए द अवेलेबल Q एनर्जी, जो Q वैल्यू एनर्जी आता है वो हो जाता है जो प्रोडक्ट बन रहा है, डीके प्रोडक्ट। जैसे कि इसमें x था मेरे पास तो A, B और C बना, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या थे A, B और C, उनके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जो Q एन वैल्यू होता है वो पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहता है, ताकि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो करते रहे। क्लियर है? तो मेरे पास दो बातें पॉइंट करने की बात है। पहला पॉइंट है कि कोई भी रिएक्शन पॉसिबल यहाँ तभी हो सकता है जब Q वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी एक्सोथर्मिक हो, और दूसरा जो Q वैल्यूज जो बना यानी जो एनर्जी लिबरेट होता है वो पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अवेलेबल होता है। क्लियर है? तो देखते हैं अब हम लोग एक टर्म्स होता है Q वैल्यू में बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी है, जो वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है जिसके नीचे कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस ही नहीं कर सकता। क्या लिखा हुआ है? देयर इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कॉल्ड द थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी बिलो विच द एंडोथर्मिक रिएक्शन विल नॉट बी प्रोसेस। यानी अगर आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन करवाना है, रिएक्शन एंडोथर्मिक होने के लिए, तो आपको ये जरूरी है कि उस एक पर्टिकुलर एनर्जी से बिलो आप एंडोथर्मिक रिएक्शन को एनर्जी को नहीं दे सकते हैं, तो उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो देखिए जैसे कि मेरे पास है, ये थे मेरे दोनों रिएक्टेंट और ये हो गए मेरे प्रोडक्ट, तो ये x और ये मेरा रेस्ट पे है। तो जब इसके काइनेटिक एनर्जी को हम लोग k और k चूंकि यह थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर देते, तो k और सफिक्स में th लिख रहे, थ्रेशोल्ड के लिए स्टैंड करता है। तो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी निकलता है वो निकलता है -Q1 प्लस m स्मॉल में x इंटू m इंटू कैपिटल X। क्लियर है? ये होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से बिलो आप एनर्जी देते हैं तो रिएक्शन होगा ही नहीं, वो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो ही नहीं सकता। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखने की बात है। तो यहाँ तो हमने दो पार्टिकल्स के बीच बात देखे थे, लेकिन अब हम आगे देखते हैं, और वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिएक्शन। तो होता क्या है कि जब दो पार्टिकल्स आपस में रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट में दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स बनते हैं, तो उस केस में जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है वो हो जाता है -Q इंटू M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 डॉट 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 डिवाइडेड बाई 2M2। यानी बोल सकते हैं कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो -Q इंटू सम ऑफ द मासेस इंटू 2 इंटू मास ऑफ द टारगेट, यानी सारे मासेस का सम डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास ऑफ द टारगेट। ये कब होता है? जब दो चीज दो रिएक्टेंट आपस में टकराते हैं, आप प्रोडक्ट में दो या दो से अधिक मल्टीपल प्रोडक्ट्स देते हैं। क्लियर है? और उस समय जो टोटल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी है। तो अगर हम थ्रेशोल्ड दे रहे हैं तो टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी KTH प्लस यहाँ पर दो पार्टिकल है M1C² प्लस M2C, ये दोनों ही इसके रेस्ट मास है। क्लियर है? तो ये मेरा एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स रिएक्शन, यानी जब दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। फिर देखिए अब हम लोग Q वैल्यू के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो कि है मेरा नॉन रिलेटिविस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Q वैल्यू। यानी हम लोग Q वैल्यू निकाल रहे हैं बट उस केस में जब हम रिलेटिविस्टिक को काउंट नहीं करते हैं, रिलेटिविस्टिक कंसिडरेशन नहीं कर रहे हैं। तो देखिए कोई पार्टिकल है x, वो क्या हो गया? डीके हो गया। दो पार्टिकल में एक स्मॉल y से डिनोट किया, कैपिटल y से, ये लाइटर है और ये हेवियर है, और इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2। तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो Q वैल्यू होता है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m1v² हो जाएगा प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर हो जाएगा, और चूंकि ये तो रेस्ट में है तो इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी होगा ही नहीं, तो इसके पास तो कोई काइनेटिक एनर्जी है नहीं। तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जानते हैं कि रिएक्शन होने से पहले और बाद का जो टोटल मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड होता है। तो इसके ये तो वेलोसिटी है नहीं तो इसका कोई मोमेंटम है नहीं, लेकिन ये दोनों इक्वल
अपोजिट मोमेंटम के साथ ट्रैवल करेंगे, इसीलिए ये हो जाएगा m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो यहाँ से हम v2 बराबर निकाल सकते हैं m1v1 बाई m2। अब हम इस v2 का वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ क्या हो गया, q इज इक्वल टू हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 m1v बाई m2 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हमने स्क्वायर कर दिया और m2 काट दिया है। उसके बाद हमने हाफ m1v स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, तो 1 प्लस m1 बाई m2। तो ये जो हाफ m1 बाई m2 ये क्या था, लाइटर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी को टी वाई से डिनोट कर रहे हैं, इधर 1 प्लस m1 बाई m2। तो यहाँ से टी वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू क्यू। तो क्या हमें दिख रहा है कि जो टी वाई है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m2 यानी मास ऑफ द हेवियर पार्टिकल। यानी जब भी नॉन रिलेटिविस्टिक केस में हम लोग काम करते हैं तो जो पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी होते हैं वो बिल्कुल इन्वर्सली होते हैं। लाइटर पार्टिकल जो होता है हेवियर पार्टिकल के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, और जो हेवियर पार्टिकल होगा वो लाइटर पार्टिकल के मास के। तो यानी अगर हम टी वाई बोल रहे हैं तो वो एम वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी हमको यहाँ पूछ सकते हैं कि दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी क्यू जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो मास पे डिपेंड करने लगता है। यानी जो लाइटर पार्टिकल है वो हेवियर ज़्यादा फास्टली मूव करके क्योंकि m2 पे डिपेंड कर रहा है, जबकि m2 का मास ज़्यादा है। क्लियर है, इसको और बेटर से समझते हैं। तो देखिए मेरे पास है एक लाइटर मास पोज मोर काइनेटिक एनर्जी, अभी हमने बताया। चलिए एक अल्फा डीके को समझते हैं। मान लीजिए कोई एक x है, इसका एटॉमिक नंबर z है और एटॉमिक मास a है। तो ये डीके हो रहा है अल्फा पार्टिकल में, तो इसका a-4, ये z-2 और ये हीलियम दे रहा है q वैल्यू। तभी हमने बताया कि तुरंत कि TH यानी हम लोग अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक, ये अल्फा पार्टिकल है, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका मास कितना है, इस हेवियर पार्टिकल ही इसका मास क्या होगा m2 है, यानी a-4 और टोटल मास क्या होगा a-4 प्लस 4 यानी a। यानी जो अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगा a-4 बाई a। क्लियर है। सिमिलरली अगर हम लोग देखते हैं कि जो दूसरा पार्टिकल y पार्टिकल था, यानी टारगेट पार्ट जो प्रोडक्ट बना है उसका पार्टिकल का क्या होगा 4 बाई a इंटू क्यू। क्लियर है। तो इस तरह करके हम आज जो क्यू वैल्यू पे सारे के सारे जो बात है इंपॉर्टेंट बात है वो हमने अब देखा। अब हम नेक्स्ट लेसन में हम क्यू वैल्यूज पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे। थैंक यू। हाइड्रोजन एटम है जो कि एक न्यूट्रॉन है, वो कॉपर के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रॉन और जिंक में कन्वर्ट हो जाता है और सबके रेस्ट मास एनर्जी दिए हुए हैं। क्लियर है, देखिए सबका वैल्यूज लिखा हुआ है। तो हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं अपने लास्ट लेसन में कि जो क्यू वैल्यूज होता है वो रेस्ट मास के होता है, रेस्ट मास के टर्म में होता है कि रेस्ट मास ऑफ द रिएक्टेंट माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पर मेरे पास ये थे दोनों रिएक्टेंट और ये थे दोनों प्रोडक्ट, तो मैंने सबका रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, अब सबके वैल्यूज मैंने एक एक करके पुट कर दिए हैं। जैसे कि इसका हाइड्रोजन का मास जो था लिख दिया, कॉपर का जो मास था 62.929599 और मास ऑफ द न्यूट्रॉन था 1.00665 माइनस मास ऑफ द जिंक जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 63.929145। अब इन दोनों का एडिशन, और ये दोनों भी एडिशन क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन नेगेटिव का, अब दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये सी स्क्वायर में आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि जो सी स्क्वायर में आता है उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 931.502 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो मेरा आंसर आ रहा है वो हो गया मेरा 5.487 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एकदम इजी, जो आपको क्यू वैल्यूज के बारे में समझाने में मदद करेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी टू प्रोड्यूस पाई मेसन फ्रॉम द रिएक्शन। तो आपके पास क्या है कि दो प्रोटॉन्स आपस में रिएक्शन किए हैं और प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ एक पाई मेसन बना रहा है या पायोन्स बना रहा है, तो आपको इसके लिए थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी निकालना है, जबकि मास ऑफ द प्रोटॉन दिया हुआ है, मास ऑफ द पायोन्स भी दिया हुआ है। तो फिर से अभी हम बताया कि जो क्यू वैल्यू रेस्ट मास के टर्म में होता है वो रेस्ट मास ऑफ द रिएक्टेंट माइनस रेस्ट मास ऑफ द प्रोडक्ट, तो हमको दोनों के ही रेस्ट मास पता है तो हम इस वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो देखिए क्यू वैल्यूज जो हो गया वो मेरा क्या होता है रेस्ट मास ऑफ द रिएक्टेंट माइनस रेस्ट मास ऑफ द प्रोडक्ट। चूंकि यहाँ रिएक्टेंट में दोनों प्रोटॉन थे और प्रोडक्ट में मेरा प्रोटॉन के साथ पायोन्स था, तो मैंने 2 इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन, और यहाँ पर प्रोडक्ट में 2 इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस मास ऑफ द पायोन, जिसमें से अगर हम इसको ब्रैकेट से हटाते हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और प्लस माइनस माइनस यानी मास ऑफ द पायोन हो जाएगा सी स्क्वायर, दैट इज -135 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है। फिर देखिए हम इसके बाद निकाल रहे हैं जो कि है मेरा थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो हमने
उसमें लास्ट लेसन में आपको बताया कि थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी फॉर द मल्टीपल पार्टिकल होता है माइनस क्यू इंटू सम ऑफ द मासेस ऑफ द ऑल पार्टिकल बाई 2 इंटू मास ऑफ टारगेट एटम। तो मास ऑफ द टारगेट एटम तो प्रोटॉन है, अब मास यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स हैं, टोटल 4 प्रोटॉन्स दिख रहे थे और एक पायोन्स दिख रहा था, यानी 4 इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस मास ऑफ द न्यूट्रॉन बाई 2 इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन। और क्यू वैल्यू तो अब अभी मेरा निकला था जो कि -135 था। अब सबका वैल्यू यानी 4 इंटू 938 प्लस 135 और इसका वैल्यू 938 रख दिया और जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो मेरा आंसर आता है 280 वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? तो इस तरह करके मेरा थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी निकल जाता है। तो अगर मेरा यहाँ से एक बात आपको बताइए, अगर मेरा पार्टिकल का काइनेटिक प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी जो दूसरे प्रोटॉन से टकरा रहा है 280 वोल्ट से 280 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है तो ये रिएक्शन होगा नहीं और वो रिएक्शन बेसिकली एंडोथर्मिक नहीं हो सकता, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि किस थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है कि उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक होने के लिए। क्लियर है? तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जिसका जो जून 2017 में पूछा गया था। इन ए स्पॉन्टेनियस अल्फा डीके ऑफ यूरेनियम जिसका 232 है मेरा एटॉमिक मास और 92 है मेरा एटॉमिक नंबर, वो रेस्ट में है और वो डीके हो जाता है एक अल्फा पार्टिकल में, तो टोटल एनर्जी जो इस रिएक्शन का है वो है Q। द टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन इज Q। तो जो अल्फा पार्टिकल द एनर्जी कैरिड बाय द अल्फा पार्टिकल इज क्या होने वाला है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 57 Q/58, Q/57, Q/58 एंड D इज इक्वल ऑप्शन नंबर डी जो है वो 23 Q/58 है। तो इन 4 ऑप्शंस में कौन सा सही है? तो देखिए मैंने आपको लास्ट लेसन में समझाया था, एक टॉपिक बताया था, वो था नॉन रिलेटिविस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्यू वैल्यू, जिसमें आपको बताया था कि जो अल्फा पार्टिकल का जो एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हेवियर मास के, यानी मास क्या होता है जो क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी इंटरचेंज हो जाता है, जो लाइटर पार्टिकल का मास होता है वो हेवियर पार्टिकल के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो हेवियर पार्टिकल वो लाइटर पार्टिकल के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बस हम उसी केस को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे कि मेरा रिएक्शन क्या हो रहा है, मेरे पास यूरेनियम है वो हीलियम में दे रहा है, तो यहाँ से देखिए इसमें 4 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाते हैं तो 232 में 4 माइनस करें 228 हो जाएगा और या 92 में 2 माइनस करेंगे 90, तो हम पहुँच जाएंगे थोरियम एटम पे। तो जब थोरियम पे पहुँच गए तो हमें काइनेटिक पूछा गया था कि काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन फिर से है कि द एनर्जी रिलीज्ड बाय द अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा पार्टिकल के पास कितना एनर्जी था। तो अल्फा पार्टिकल के पास जो एनर्जी होने वाला है वो हेवियर पार्टिकल क्या है थोरियम, उसका मास कितना है 228 बाई टोटल मास कितना 228 प्लस 4 क्यू वैल्यू था, यानी 228 बाई 228 प्लस 4 यानी 228 बाई 230